नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजल या ऑफ़र। जैसे कि 2A में हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि प्रपोजल को डिफ़ाइन किया गया है। ये बोलता है इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे को अपनी किसी काम को करने के लिए विलिंगनेस दिखाता है या फिर उसको वो काम करने से रोकने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाता है, तो उस केस में उसे बोला जाता है प्रपोजल। और उसका इंटेंशन रहता है सामने वाले व्यक्ति की एसेंट को यानी सहमति को प्राप्त करना। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर या ऑफरर भी बोल सकते हैं, एंड पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी या ऑफरी। तो एक वैलिड प्रपोजल की क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, चलिए समझते हैं। नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होनी चाहिए हु आर विलिंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल आपने मन में सोच लिया, सामने वाले को अपने व्यूज़ या अपने ओपिनियन बताए ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं कि आप क्या ऑफ़र देना चाहते हैं, वो एक वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। थिर्डली, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ प्रोमिसी। ये इस हिसाब से किया जाना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि आप उस व्यक्ति की जो कि प्रोमिसी है उसकी सहमति प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आप सामने वाले पर्सन से उसकी एसेंट लेना चाहते हैं। फोर्थली, इट मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप समझाया हुआ है। तो जो भी ऑफ़र होगा वो इस इंटेंशन के साथ होना चाहिए कि वहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। देन इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। जो भी प्रपोजल होगा वो डेफिनेट होना चाहिए, मतलब किसी एक चीज़ को स्पेशली मेंशन करता हो, एंड सर्टेन होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की। सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल एंड एन एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 3 बताता है कि कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, कैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी और रिवोकेट कब कर सकते हैं प्रपोजल। The word signifies in section 2A means that the proposal must be communicated to other party. Section 2A का जो signify word है वो ये बताता है कि जो proposal है उसे दूसरी पार्टी को communicate करना ज़रूरी है। According to section 3, the communication of proposal, the acceptance and revocation of proposal are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, and by such act or omission, the party must intend to communicate such proposal, acceptance or revocation. तो कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो भी है वो किसी भी पार्टी के द्वारा किसी एक्ट या ओमिशन के थ्रू जो कि प्रपोज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, रिवोक कर रही है, ठीक है, उसके द्वारा किया जा सकता है। सेक्शन 9 बताता है दैट द प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। प्रपोजल एक्सप्रेसली भी दिया जा सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर प्रपोजल वर्ड्स में है तो वो एक्सप्रेस है, अगर वो कंडक्ट से समझ में आ रहा है तो वो इम्प्लाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर एग्रीमेंट रीड करके साइन करके उसमें एंटर होते हैं तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हो रहे हैं। अगर हम ऑटो वाले को रोक रहे हैं अपना हाथ दिखाकर, उससे बिना कुछ कहे हम बैठ जाते हैं और फिर हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद हम वहां से उतर जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारे कंडक्ट से समझ में आया कि हम उस ऑटो वाले के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। देन ये होता है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक इम्पॉर्टेंट केस है अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस पॉवेल। In this case, court held that the test of communication is objectivity. What a reasonable man thinks of a statement of communication. इसका मतलब क्या है, कोर्ट ने हेल्ड किया कि कम्युनिकेशन का टेस्ट कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी से हो सकता है, जिसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक कम्युनिकेशन के बारे में क्या सोचता है, मतलब किसी कंडक्ट से सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। तो ये वही बोला कि व्हाट अ रीजनेबल मैन, एक सामान्य व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचेगा, एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला व्यक्ति उससे क्या समझेगा, वही हम मान के चलेंगे कि कम्युनिकेशन का स्टेटमेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑफ़र्स की। जनरल ऑफ़र्स, तो ऑफ़र्स की 2 कैटेगरी हो सकती है। सबसे पहले जनरल और दूसरा स्पेसिफिक।
जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? एन ऑफर गिवन टू वर्ल्ड एट लार्ज। और स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक एसर्टेन पर्सन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर हमने ऑफर दिया तो दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, जबकि जनरल ऑफर किया जाता है पब्लिक को या वर्ल्ड एट लार्ज को। द प्रपोजल कैन बी मेड टू जनरल पब्लिक बट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनली विद सच पर्सन और पर्सन्स हु फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेड। तो जो प्रपोजल होता है वो जनरल पब्लिक को भी किया जा सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो केवल उस व्यक्ति के साथ या उन व्यक्तियों के साथ हो सकता है जो उस प्रपोजल की कंडीशंस को यानी शर्तों को कंप्लीट या फुलफिल कर पाए और उन्हें एक्सेप्ट करें। सेक्शन 8 बोलता है दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। देयरफॉर इफ द पर्सन परफॉर्म्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द जनरल ऑफर देन इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने किसी एक प्रपोजल में ये मेंशन किया हुआ है कि कोई अगर व्यक्ति ये कंडीशंस को परफॉर्म करता है तो ये कंडीशंस को परफॉर्म करना मतलब होगा कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो सेक्शन 8 यही बताता है कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर होगा तो वो भी माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने कोई कंडीशन परफॉर्म की जो किसी ऑफर में मेंशन थी तो ये माना जाएगा कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अंडर जनरल ऑफर द कम्युनिकेशन और नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। तो जनरल ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है उसमें आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी सूचना या कम्युनिकेशन देना इंपॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं है। द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। अगर आपने उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो वो क्या होगा? डीम्ड एक्सेप्टेंस होगा। द कोर्ट इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिगार्ड टू जनरल ऑफर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जनरल ऑफर का, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में भी समझाया था। इसमें कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए। नंबर 1, ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट्स द ऑफर। क्या मतलब हुआ? ऑफर जो है दुनिया को, वर्ल्ड एट लार्ज को या पब्लिक को किया जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ होगा जो व्यक्ति सामने आता है और उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। सेकंडली, इन सच केसेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। कहने का मतलब अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन होता है तो उस केस में एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सामने वाले पर्सन ने कोई कंडीशन परफॉर्म की है तो वो सफिशिएंट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी भले ही उसका कम्युनिकेशन ना किया गया हो। थर्डली, जनरल ऑफर इज कंटिन्यूइंग इन नेचर एंड इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस टू एनी नंबर ऑफ पर्सन अंटिल इट इज रिजेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जनरल ऑफर जो होता है कंटिन्यूइंग नेचर होता है और ये ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए, कितने भी लोगों द्वारा ये एक्सेप्ट किया जा सकता है जब तक कि वो जनरल ऑफर रिट्रैक्ट न कर लिया गया हो, यानी वापस न ले लिया गया हो। तो इंग्लैंड में जनरल ऑफर कैन बी रिवोक्ड इन द सेम मैनर एज दे आर मेड। सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन इंडिया एज वेल। तो इंग्लैंड में क्या होता है? जनरल ऑफर उसी तरीके से रिवोक किया जाता है जैसे वो किया गया है, और सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन इंडिया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई जनरल ऑफर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके किया गया है तो उसे रिवोक के लिए करने के लिए भी हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट ही देना पड़ेगा, और यही प्रिंसिपल इंडिया में भी अप्लाई होता है। देन द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। इसका क्या मतलब हुआ? अ प्रपोजल मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन एंड डेफिनेट। द टर्म शुड नॉट बी वेग एंड अनसर्टेन। अगर कोई भी प्रपोजल दिया जा रहा है तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वेग, धुंधली या अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। Section 29 of Contract Act provide that agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। तो इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 29 बोलता है कि ऐसे एग्रीमेंट जिनकी मीनिंग सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वो वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्री करता है बी को कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करेगा, बट उसने ये नहीं मेंशन किया है कि कौन सा ऑयल है। तो ऐसे में ऐसे कोई भी एग्रीमेंट अगर होते हैं तो दे आर वॉइड बिकॉज दे आर अनसर्टेन। Then, invitation to offer is a very important concept. When a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he is said to make an invitation to offer. जब कोई पार्टी अपनी फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस करे बगैर कोई सर्टेन टर्म एक्सप्रेस करती है जिस पर वो नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, तो इसको बोला जाता है इन्विटेशन टू ऑफर। An invitation to offer is not same thing as an offer. An invitation to offer is merely a declaration of willingness to enter into the negotiation. Interested party may make an offer based on the invitation to offer. Invitation to offer और offer same नहीं है। Invitation to offer सिर्फ एक declaration है कि वो व्यक्ति willing है, मतलब वो इच्छुक है आगे आकर कोई भी negotiation करने का। जो interested party है वो ऑफ़र करती है उस इन्विटेशन के आधार पर। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एट द बुक स्टोर, रेलवे टाइम टेबल, एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल विथ प्राइस टैक्स। इसको लास्ट वाले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल विथ प्राइस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं और वहाँ पर आपने वेरियस प्रोडक्ट्स देखे जो डिस्प्ले पर लगे हुए हैं एंड उसकी एक प्राइस टैग भी है वहाँ पर जिसमें उसकी प्राइस मैंशनड है। तो यहाँ पर जब आप उस प्रोडक्ट को उठाकर काउंटर पर लेकर जाएंगे और उसकी बिलिंग कराएंगे, देन यू आर मेकिंग द ऑफर टू परचेज दैट पर्टिकुलर आइटम। सिर्फ डिस्प्ले पर जो सामान रखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाली जो कंपनी है या जो भी शॉपकीपर है वो आपको ऑफ़र दे रहा है। ये क्या कर रहा है? वो आपको इनवाइट कर रहा है ऑफ़र करने के लिए ही। हो सकता है उस प्राइस पे वो नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जो वहाँ पर प्राइस टैग में मेंशन्ड हो। ये भी हो सकता है कि वो आपको वो प्रोडक्ट देने से मना कर दे। तो बेसिकली ही इज़ इन्वाइटिंग यू टू ऑफ़र, एंड जब आप उस प्रोडक्ट को उठाकर काउंटर पर लेकर रखोगे देन यू आर ऑफरिंग कि आप मुझे ये प्रोडक्ट सेल कर दो। जब उसने आपकी बिलिंग कर दी
दैट मीन्स उसने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और फिर वो यहाँ पर एक्सेप्टेंस उसकी मिलने के बाद ये ऑफ़र कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। इन मैकफेरसन वर्सेस अपन्ना 1951 केस, Supreme Court held that mere statement of the lowest price at which the offerer would sell does not amount to contract. In this case, Supreme Court relied on judgment in Harvey versus Facey. इस केस में सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अगर स्टेटमेंट है लोएस्ट प्राइस का जिसमें ऑफरर सेल करने के लिए रेडी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने जजमेंट हार्वी वर्सेस फेजी के जजमेंट पर रिलाई किया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ए ने बी से पूछा कि आप ये लैंड कितने में मुझे सेल करेंगे। बी ने बोला कि मैं आपको 90 लाख में सेल करूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है, एक इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई कर रहा है ए। तो यहाँ पर बी का ये बताना कि मैं 90 लाख में सेल करूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी से बोला कि मैं आपकी लैंड 50 लाख रुपीज़ में परचेज़ करने के लिए रेडी हूँ। बी ने बोला कि मैं 40 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। ए ने बोला कि ठीक है, मैं 40 लाख लेने में रेडी हूँ। अब यहाँ पर बी ने सिर्फ बताया कि मैं मिनिमम 40 लाख में ही बेचूंगा। ए वहाँ पर अग्री कर गया, लेकिन अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी बी की एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि क्या वो ए को बेचने के लिए रेडी है। उन्होंने सिर्फ बताया कि इतना मिनिमम है। इफ़ ही इज़ रेडी, उन्हें फिर अगेन उनको ऑफ़र देना पड़ेगा कि ओके, आई एम रेडी टू परचेज इन 40 lakhs, आर यू रेडी टू सेल इट टू मी। अगर वो रेडी होते हैं तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, फिर वो प्रॉमिस बनेगा, देन अग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। देन अनदर केस ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेज बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। In this case, it was held that display of goods in a shop with a price attached is not an offer even if it is a self-service shop। वही मैंने बताया, जैसे मॉल का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया। अगर डिस्प्ले में कोई भी प्रोडक्ट्स रखे हैं तो ऑफ़र आपको करना होगा। जो डिस्प्ले में रखे हैं दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र, नॉट एन ऑफ़र। अब हम समझते हैं क्रॉस ऑफ़र के कॉन्सेप्ट को। When two parties make identical offers to each other in ignorance to each other's offer, it is called cross offer। दो पार्टीज़ हैं, दोनों ने एक दूसरे को ऑफ़र किए हैं, एकदम सेम आइडेंटिकल हैं, जस्ट लाइक अ मिरर इमेज, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऑफर्स के बारे में जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस है उसका, तो होते हैं क्रॉस ऑफर। Such kinds of offers proposal do not form a valid contract as there is no acceptance। For acceptance of a proposal, the knowledge is essential। सिंपल सी बात है, ये दोनों तरफ से ऑफ़र ही हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस किसी भी तरफ से नहीं है, और एक्सेप्टेंस के बाद ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस वजह से उस एक्सेप्टेंस के लिए नॉलेज ज़रूरी है, यहाँ पर वो नॉलेज है ही नहीं, तो इसलिए क्रॉस ऑफ़र इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। टिन वर्सेस हॉफमैन का एक केस था, उसमें हुआ ये था कि ए ने बी को बोला कि वो सर्टेन गुड्स ऑफ़र कर रहा है बेचने के लिए। उसी सेम दिन बी ने भी लिखा ए को कि वो कुछ गुड्स खरीदना चाहता है बाय से, वही सेम गुड्स जिसके लिए उसने ऑफ़र किया था सेल करने का। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रॉस ऑफर्स हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो ये ऑफ़र ही कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक और ऑफ़र का टाइप है, दैट इज़ स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफ़र, जिसे हम टेंडर के नाम से जानते हैं। सो टेंडर इज़ नॉट एन ऑफ़र बट एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। व्हेन अ टेंडर इज़ एक्सेप्टेड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टैंडिंग ऑफ़र। A contract arises only when the order is placed on the basis of tender। टेंडर ऑफ़र नहीं होता, इनविटेशन टू ऑफ़र है। जैसे न्यूज़पेपर में टेंडर निकलते हैं, फिर जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो उसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे टेंडर क्या है, सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र है। जो उसमें टेंडर भर रहे हैं वो एक्चुअली ऑफ़र कर रहे हैं। जब टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो स्टैंडिंग ऑफ़र बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उस टेंडर के बेस पर। दो प्रकार के टेंडर्स होते हैं, नंबर 1 डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड नंबर 2 सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर टेंडर के आपको टाइप्स देखने हैं तो एक डेफिनेट क्वांटिटी वाला होता है जिसमें सर्टेन गुड्स यानी एक ही प्रकार के गुड्स रहते हैं, और एक होता है कि 1 साल के ड्यूरेशन में या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में आपको सप्लाई ऑफ गुड्स करनी होगी कंटिन्यूसली। तो ये होता है हमारा स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर्स, जिसे हम टेंडर भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।